कल वाला हो गया सबका असाइनमेंट? कल का असाइनमेंट सबका हो गया? किनको दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? देखिए कल का असाइनमेंट है आपका, किन्हीं को दिक्कत है किसी क्वेश्चन में? जिनका बन गया है वो उनका ठीक है, जिनका नहीं बना है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द ड्राई सेल। तो एक बैटरी आपको दे रखा है, फ्लैश लाइट बैटरी, जस्ट एक मतलब वैसा बैटरी, उसमें बैटरी यूज किया गया जिसमें लाइट होता हो, लाइट निकलता हो, यूज टू पावर फ्लैश लाइट्स, क्लॉक्स, रेडियोज एक्सेट्रा। ठीक है, ये फालतू की चीज़ है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। फॉलोज फॉलोइंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ये शब्द। देन रिएक्शन क्या है? Zn प्लस 2MnO2 प्लस 8NH4 प्लस। अब हमको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? Zn2 प्लस 2Mn3 प्लस 8NH3 प्लस 4H2O। कहता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? राइट एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। अब आपको क्या करना है कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है और हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखना है। तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट कीजिए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का देखिए यहाँ पे जिंक जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जीरो से ये कहाँ जा रहा है? जीरो से जा रहा है +2 में, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है हमको। तो
इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक का ऑक्सीडेशन हो गया, उसके बाद आप फाइंड आउट कीजिए कि देखो यहाँ पे NH4 है और यहाँ हमारे पास NH3 है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे कर क्या रहा है ये, तो इसका रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद Mn मैंगनीज का यहाँ कितना है, +4। ठीक, और मैंगनीज यहाँ कितना पे चला गया, +3। मतलब यहाँ हमको मैंगनीज में क्या हो रहा है, मैंगनीज में भी हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक, मतलब पहले थे इसके पास, इसका +4 था, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा था। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, तो इस हिसाब से इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन का, मतलब इसके पास रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे वाटर है, तो हमको सब कुछ तो मिल गया। मतलब एक चीज है जो जिंक, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और बाकी सब का रिडक्शन। तो हम जो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक, ये देगा हमको Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा हमारा एनोड का रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। अभी दूसरा क्या है, जो बच गए हैं जैसे MnO2, उसके बाद NH4+। ठीक है, ये हो गया रिएक्टेंट साइड में, तो इसको हम लिखेंगे MnO2, ठीक, +8NH4+, ये रिएक्टेंट हो गया। अब इसके साथ आप क्या करो, बाकी के जो प्रोडक्ट्स बचे खुचे प्रोडक्ट्स है, आप उसको उठाइए और डाल दीजिए, ये आपका कैथोड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैथोड का आंसर हो गया, मतलब रिडक्शन का आंसर हो गया, आपका दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। तो ये आपका ए का आंसर है, 5th का ए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 का बी, कैलकुलेट द ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल। कौन सा सेल, तो ये ड्राई सेल आपको दे रखा है। इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब रिडक्शन। ठीक है, तो एन यहाँ सॉरी एनोड नहीं, कैथोड है, कैथोड का रिडक्शन आपको दे रखा है। ठीक, वेरीज बिटवीन, देखिए ये है वेरीज बिटवीन, मतलब दो वैल्यू है, इन दोनों के बीच में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू है और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ही कैथोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये डिपेंड वेरी करता है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एनोड, कितना है, -0.76 वोल्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ईएमएफ निकालेंगे, मतलब कैथोड माइनस एनोड का जो हम करेंगे सेल के लिए, तो इस कंडीशन में हम एक बार मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और एक बार हम मिनिमम वैल्यू लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे ई सी माइनस ई ए हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ ऊपर में वो। ठीक, अब एक बार आप क्या कीजिए, कैथोड का वैल्यू लीजिए +0.74 माइनस ब्रैकेट में फिर -0.76। ठीक है, ये एक बार वैल्यू आएगा और एक बार आएगा आपका +0.49 और माइनस फिर ब्रैकेट ओपन -0.76। ये दो वैल्यू आपके आएंगे और यहाँ पे दोनों आंसर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हम एक लाइन ऐड करेंगे कि जो ई नॉट है सेल का, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का, ये वैरी करेगा बिटवीन इन दोनों पॉइंट्स। मतलब यहाँ ये इस जगह पे जो आपको एक पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पे एक आंसर जो आएगा और यहाँ जो एक आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में इसका ईएमएफ जो है वो वैरी करेगा। हमको ये लाइन लिखना होगा इसमें। चलिए फटाफट कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिए, फटाफट खत्म कर लीजिए इसको।
बन गया सबका? दूसरा वैल्यू एक 1.5 सेकंड, दूसरा यहाँ से हमको 1.5 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा? हो जाएगा 5, 1.25। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 बन गया सबसे। क्या है? विच इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा नेगेटिव में, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर मोर नहीं, बेस्ट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये कहीं पे आप लाइन एक लिख लो अपने नोट्स में। मोर द वैल्यू ऑफ, मोर, देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मोर द वैल्यू ऑफ electrode potential in negative, best best is the reducing agent। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा, फटाफट यूज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। यहाँ पे एक आपको सेल दे रखा है। तो एक इसमें से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है निकल का, और आपके पास सिल्वर का दे रखा है। ठीक, आपको करना क्या है, यहाँ पे ई नॉट सेल निकालना है, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। अब यहाँ पे आप देखो क्लियर क्लियर कि सिल्वर जो है ये पॉजिटिव में दे रखा है, और जो निकल है ये नेगेटिव में दे रखा है। तो सिल्वर का जो हिस्सा है ये हो जाएगा कैथोड का हिस्सा, और जो निकल का हिस्सा है वो हो जाएगा आपका एनोड का हिस्सा। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इससे ई नॉट सेल निकालिए। अब जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए फटाफट खत्म कीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, ऑप्शन सी। चलो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को? और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझाना है किसी को? इसमें से कोई भी क्वेश्चन तो वापस से समझाना है। इसमें से किसी क्वेश्चन में किसी को ऐसा है जो समझाना है बाकी लोगों को? चलो ठीक है फिर। अभी आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इन्होंने फैराडे ने ये एक लॉ दिया था और कूलम्ब का जो वैल्यू है इस चीज़ को इन्होंने बताया था। ठीक है, अब इन्होंने दो लॉज दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि जैसे देखिए हमने ये अरेंजमेंट पढ़ा है, मतलब जो भी सेल है आप क्या करो, आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे आप हर जगह एक सेल को बना सकते हैं। पीडीएफ नहीं दिख रहा, अब दिख रहा पीडीएफ? अभी दिख रहा है पीडीएफ? ठीक, ठीक है, देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम क्या करेंगे इसमें, जनरली जितने भी क्वेश्चंस हम बनाएंगे इसमें हर किसी के साथ सेल को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इसको बनाओ, लेकिन इससे होता क्या है कि हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जा रहा है सेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पे कुछ ना कुछ वेट होगा या अमाउंट होगा इस इलेक्ट्रोड से, जो आयंस निकल रहे हैं या मास डिक्रीज हो रहा है। यहाँ जो मास इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ हमको वेट देखने को मिलेगा, या यूँ कहिए तो मास देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देखो वेट मास दोनों एक ही चीज है। अब कहता क्या है फर्स्ट लॉ कि जितना यहाँ पे चार्ज सप्लाई किया गया है, ठीक है, जितना चार्ज कहने का मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है दैट इज चार्ज, तो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट। मतलब जो इस जगह पे जो इस इलेक्ट्रोड से मास का डिक्रीमेंट देखने को हमको मिल रहा है, जो मास इस इलेक्ट्रोड से घट रहा है। मान लीजिए जिंक का हमने इलेक्ट्रोड लिया, तो इस जिंक के इलेक्ट्रोड से जो मास निकल रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस जिंक के इलेक्ट्रोड से जो चार्ज सप्लाई दिया जा रहा है उसके। तो एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। I यहाँ पे हमारा करंट है एम्पियर में, और T है हमारा टाइम फ्रेम। ठीक, कितने समय के लिए ये जो करंट है वो सप्लाई हो रहा है। डेफिनेशन क्या है इसका, देखिए द अमाउंट ऑफ एन एटम और आयन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। ठीक है, इस जगह पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस की बात कर रहे हैं, मतलब एक या तो आप एनोड की बात कर लीजिए या फिर आप कैथोड की बात कर लीजिए, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात कर लीजिए। एट आइदर इलेक्ट्रोड, आइदर मतलब दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे हम ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों ले सकते हैं, तो देखो जितना जितना एनोड पे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और कैथोड पे जाके ऐड हो रहा है। ठीक है, इसीलिए लिखा जाता है कि आइदर इलेक्ट्रोड, आइदर मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, इस जगह पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है, ठीक है, इसमें तो इस इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फैराडे का फर्स्ट लॉ था जो इन्होंने दिया था। देन एक चीज और है, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, N क्या है, तो ये इस जगह पे देखो, यह इस जगह पे F हम कहते हैं फैराडे।
फैराडे ने यहाँ पे चार्ज को दर्शाया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली आप हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इस सेल का अरेंजमेंट फिर से देखें तो इस सेल से क्या है, इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इस जगह पे जा रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है। ठीक, तो केमिस्ट्री में हर चीज डिफाइंड है किसके लिए, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल। ठीक, क्योंकि वन मोल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, तो हर चीज केमिस्ट्री में वन मोल के लिए डिफाइंड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड डिफाइंड फॉर वन मोल। तो इस वजह से जो फैराडे ने चार्ज यहाँ दिया था, चार्ज किसके वजह से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो फैराडे है, ये बेसिकली फैराडे किसके लिए दिया गया है, तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। तो इस जगह पे ये n जो है, ये n हमारा वैलेंसी कहलाता है। ठीक, अभी वैलेंसी कहने का मतलब क्या है, जैसे कॉपर और जिंक का मैंने आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था, तो वहां पे आप देखिए जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, कॉपर में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर में जा रहा है। तो इस कंडीशन से यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए फैराडे ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमको 96485.3321 के आसपास मिलता है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इसको हम यूज करते हैं 96500। ठीक है, एक फैराडे का ये वैल्यू होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पॉइंट में लिख रखा है ऑलरेडी। तो एक फैराडे का ये वैल्यू है, चूंकि अप्रॉक्स वैल्यूज लेना होता है अपने को ताकि हमारा कैलकुलेशन ना बिगड़े। वो इसलिए क्योंकि जो वैलेंसी है वो वैलेंसी हमारा एग्जैक्ट नंबर होता है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होता। इस वजह से इसका जो वैल्यू है वो पूरा एक कंप्लीट नंबर में लिया गया है ताकि हमारा कैलकुलेशन ना बिगड़ के आए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। इसमें जो Q है वो हमारा चार्ज है, ये Q को हम चार्ज कहेंगे। देन F हमारा फैराडे है, फैराडे का ये वैल्यू है यहाँ पे 96500। और N हमारा वैलेंसी है। ठीक, तो इस चीज को भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। देखिए ये आप डेरिवेशंस यूज कर सकते हैं, डेरिवेशन को आप याद रख सकते हैं कि फैराडे का चार्ज कहाँ से आता है। तो उसमें आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के दिखा सकते हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर दिखा सकते हैं, और उसके बाद ये सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ पे जो ब्लू लाइन से मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, इसको आप दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं इसका वैल्यू 96485.3321 होता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू ZIT। Z यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो W इज इक्वल्स टू ZIT। अब इस जगह पे Z के जगह पे यहाँ पे एक चेंज लाया गया। चेंज क्या लाया गया, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट है ये इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वेट के लिए यूज किया जाता है। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वेट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला तैयार होके आता है, W इज इक्वल टू EIT अपॉन 96500। यहाँ जो E है ये हमारा इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक है, ये EIT हमारा इक्विवेलेंट वेट है। और
जो आई टी है, ये आई टी हमारा क्या है, तो क्यू, क्यू मतलब हमारा चार्ज, ठीक है। आई हमारा एम्पियर करंट है और टी हमारा टाइम फ्रेम। देन इसका यूनिट है जेड का केजी पर कूलम। इस पॉइंट को देखिए, here 96500 is known as 1 Faraday charge in coulomb and is equals to 96485.33, but approx value is taken as 96500 for calculation। ये डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख रखा है। जब Q का वैल्यू 1 होगा तो W is equals to Z हो जाएगा। Thus electrochemical equivalent may be defined as the weight in grams of an element liberated by the passage of 1 coulomb of electricity। कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे चार्ज हम फिक्स कर दें 1 कूलम पे, ठीक, तो W बराबर क्या हो जाएगा उस टाइम, फार्मूला के हिसाब से W बराबर Z हो जाएगा, क्योंकि W इज इक्वल्स टू Q इंटू Z। तो कहता क्या है कि जो यहाँ पे वेट निकल के आ रहा है, मतलब एनोड पे जो वेट या मास जो निकल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे उतना ही वेट निकल के हमको आएगा। तो जिंक, अगर जिंक का इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं इस जगह पे, तो जिंक के इलेक्ट्रोड में हम जितना करंट देंगे उतना ही हमारा मास निकल के आएगा। इसका ये मतलब है W इज इक्वल टू जेड। अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तो हमारा मास भी कांस्टेंट हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन देखिए, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। थ्योरी में कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी में डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है डाउट तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने का प्रयास कीजिए। देखो, हर क्वेश्चन के साथ कोशिश कीजिए कि ये सेल बनाने का एक प्रयास करना है, सेल के ड्राइंग बना के तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन समझने में आसानी होगा और बनाने में भी आसानी होगा। हाँ, टाइम सेकंड में लेना है। बन गया सबका?
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका असाइनमेंट वर्क रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। क्वेश्चन 1 बन गया सबका? किसी को समझाना है? फर्स्ट क्वेश्चन किसी को समझाना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा? एक कैथोड है, एक एनोड है, मतलब एक ही सेल है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है कि एक सेल है। ठीक, लेकिन सेकंड लॉ जो बोलता है ये कहता क्या है? पैरेलली सेल्स अरेंज हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक सेल्स। अब देखिए यहाँ पे 3 सेल का अरेंजमेंट है, इसके जगह पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये कहता क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी इसमें ये क्या कहता है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉरी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है जो ये 3 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे Q1, Q2 और Q3 ये तीनों बराबर है। Then the masses of different substances deposited at the respective electrodes will be in the ratio of equivalent masses। कहता क्या है कि जो मास यहाँ से निकलेगा एक का और दूसरे में जाएगा, ठीक है, वो उसके इक्विवेलेंट मास से प्रोपोर्शनल में रहेगा या रेशियो में रहेगा, या यूं कहे तो वेट बटा इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो हमको कांस्टेंट मिलेगा इसके हिसाब से। ठीक, पहले लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि W इज इक्वल टू ई आई। देखो ये दोनों लॉ जो है एक तरह से सेम ही हैं, हम कह सकते हैं। तो W इज इक्वल टू EIT 96500। अब देखो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो चार्ज है दैट इज जो Q है हमारा, ये Q सेम है, मतलब हम कह सकते हैं Q हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, Q हमारा कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला में ये जो हिस्सा है I और T ये हमारा क्या है? Q है। तो Q जो है ये हमको कॉन्स्टेंटली मिल जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं W अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, कहता क्या है? मैं थ्योरी फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता क्या है? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर पास हो रहा है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये पहला इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों में सेम चार्ज पास हो रहे हैं, तो कहेगा क्या कि जो वेट यहाँ से निकल रहा है वो इक्विवेलेंट वेट का दोनों का रेशियो होगा और वो कांस्टेंट होगा। तो ये तो सेकंड लॉ कहता है, लेकिन इसको अगर हम फर्स्ट लॉ से देखना चाहें तो फर्स्ट लॉ से हम इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? तो W इज इक्वल्स टू EIT डिवाइड बाय 96500। और ये जो EIT है वो Q है और Q क्या है यहाँ पे? तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो W बाई E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 96500। 96500 भी एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? हमको मिलके कांस्टेंट ही देगा। तो हम इस तरीके से भी फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है इसमें, फार्मूलाज कैसे यूज होते हैं।
तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर, मतलब अगर हम इन दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर लें, ये दो पहले कंपार्टमेंट को अगर हम लेते हैं, तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे हम इस तरीके से, WH डिवाइडेड बाय EH is equals to WCU डिवाइडेड बाय ECU। ठीक है, हाइड्रोजन और कॉपर W by H डिवाइडेड बाय E